नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब सबसे पहले हेडलाइंस पे खबर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की अध्यक्षता की। मंडी में 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली पन बिजली परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट किया कि निरस्त 3 कृषि कानूनों को फिर से लाने की सरकार की नहीं है कोई योजना। कहा, किसानों के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का लिया था निर्णय। तोमर ने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे पर नागपुर में एक समारोह में उनके वक्तव्य की गई गलत व्याख्या। पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के चलते सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई गाड़ियों को किया निरस्त। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश की यात्रा की। उन्होंने मंडी पहुंच विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उसमें प्रदेश के अलग अलग विभागों के विकास कार्यों की प्रतिकृति बनाकर दर्शाया गया। इस दौरान कृषि, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, वन विभाग सहित राज्य के कुटीर उद्योगों की प्रगति से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया। राज्य के कई हिस्सों में छोटे छोटे पारंपरिक कुटीर उद्योग काफी समृद्ध हैं, जिनमें सांस्कृतिक झलक भी समाहित होती है। विशेषकर ऊनी वस्त्र, शॉल की देश के दूसरे हिस्से में भी काफी मांग है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बागबानी में भी पहचान है। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह से पहले राज्य के सभी क्षेत्रों में हुए चहुमुखी विकास और निवेश की जानकारी ली। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। प्रदेश के दूसरे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए शहरी विकास, हाइड्रो प्रोजेक्ट, पर्यटन, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, बागवानी और कई अन्य उद्योगों को लेकर 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश विभिन्न परियोजनाओं में होना है। प्रधानमंत्री ने इन्वेस्टर्स समिट की औपचारिक रूप से शुरुआत की। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट किया कि हाल ही में निरस्त 3 कृषि कानूनों को फिर से लाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया था। श्री तोमर ने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे पर नागपुर में एक समारोह में उनके वक्तव्य की गलत व्याख्या की गई। कृषि सुधार कानून भारत सरकार किसानों की भलाई के लिए लेकर आई थी। भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को दृष्टिगत रखते हुए बड़प्पन का परिचय दिया और आंदोलन को समाप्त करने की दृष्टि से उन कानूनों को वापस लिया है। अभी एग्रोविजन कार्यक्रम में मैं भाषण दे रहा था। मेरे शब्दों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके उसकी गलत दिशा विकसित की जा रही है। मेरा कहने का आशय ये बिल्कुल नहीं था जो दिखाया जा रहा है। मैंने ये कहा था कि कृषि सुधार कानून की दृष्टि से हम पीछे हटे हैं, लेकिन किसान की भलाई के लिए लगातार भारत सरकार आगे बढ़ती रहेगी। इसलिए इस मामले में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कृषि का सुधार कानून दोबारा से लाने का सरकार का कोई विचार नहीं। राज्य सरकार के खिलाफ पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के चलते सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई गाड़ियों को निरस्त और कई गाड़ियों को आंशिक निरस्त कर दिया है।
इनमें अनेक गाड़ियां ऐसी हैं जो पश्चिम मध्य रेल से जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही आंशिक निरस्त यानी शॉर्ट टर्मिनेट गाड़ियों को लेकर भोपाल मंडल ने बताया कि रविवार एवं सोमवार 27 दिसंबर को नांदेड़ स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या 12715 नांदेड़ अमृतसर एक्सप्रेस चंडीगढ़ स्टेशन पर निरस्त रहेगी। वहीं सोमवार को डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या 12919 डॉक्टर अंबेडकर नगर श्री माता वैष्णव देवी कटारा एक्सप्रेस नई दिल्ली स्टेशन पर निरस्त होगी। रेलवे ने शॉर्ट ओरिजिनेट गाड़ियों को लेकर भी जानकारी दी है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने भले ही 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद किसानों का आंदोलन खत्म हो गया हो, लेकिन पंजाब में किसान नौकरी, कर्ज माफी एवं अन्य अलग अलग मांगों को लेकर रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते देश भर का रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। आंदोलनकारी किसानों ने अमृतसर दिल्ली रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसके चलते भारतीय रेलवे को कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं, तो कुछ के रास्ते बदले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में अब तक 15,000 किसानों से 7 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। इधर उठाव की सुस्त रफ्तार ने केंद्र प्रभारियों की चिंता बढ़ा दी है। खरीदी केंद्रों में धान की हो रही आवक की तुलना में उठाव नहीं हो पाने की वजह से जिले के 71 धान खरीद केंद्रों में से 50 केंद्रों में बफर लिमिट से अधिक धान जमा हो गया है। जिले में उपराजित धान के भंडारण के लिए कुल 3 केंद्र ब्रिंगपाल, नियानार और छोटे देवड़ा हैं, जहां बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले का धान भी भंडारित किया जाता है। निजी परिवहनकर्ताओं ने केंद्र से धान का उठाव प्रारंभ कर दिया है, जिसका भंडारण केंद्रों में किया जा रहा है। 3 दिन पहले तक राइस मिलरों के ही भरोसे उठाव की व्यवस्था थी, जिसके चलते गड़बड़ियां सामने आ रही थीं। इसे ध्यान में रखते हुए निजी ठेकेदारों को उठाव की जिम्मेदारी दे दी गई है। ब्रिंगपाल संग्रहण केंद्र के अलावा इस बार नयानार और छोटे देवड़ा में नए भंडारण केंद्रों की शुरुआत की गई है। फिलहाल पिछले 3 दिनों में दोनों नए केंद्र में 1000 टन से अधिक धान का भंडारण कर लिया गया है। और अगली खबर पे नजर डालते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत देश भर में आयोजित हुआ रोजगार मेला। 30 प्रमुख सेक्टरों के बड़े उद्योगों ने 17 से 23 दिसंबर 2021 के बीच रोजगार मेलों में भाग लिया। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया है। वर्तमान में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है। इसमें 57 सेक्टरों में और 616 से अधिक रोजगार भूमिकाओं में परीक्षण दे रही है। कुल 11.15 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है और प्रशिक्षित लाखों नौकरी चाहने वालों ने रोजगार मेलों में भाग लिया। लगभग 278 से अधिक संगठनों की भागीदारी के साथ देश भर में लगभग 285 मेलों का आयोजन किया जा रहा है। भाग लेने वाली कुछ कंपनियों में अमेजन इंडिया, स्विगी, मेड प्लस, एक्सिस बैंक, किया मोटर्स, इनोवर्सिस और नाना भारत फर्टिलाइजर्स, रिलायंस ट्रेडर्स, वेस्ट साइड स्पॉन्सर्स इसमें शामिल हैं। ये ग्रामीण कौशल्य योजना है। भाग लेने वाले संगठन खुदरा निर्माण, फार्मास्यूटिकल, विनिर्माण, ई कॉमर्स सहित 30 प्रमुख सेक्टरों और ट्रेडों से संबंधित हैं। हजारों ग्रामीण युवाओं को देश की कुछ प्रमुख कंपनियों के साथ काम करने के लिए अवसर प्रदान किए जाने के साथ रोजगार मेले बहुत ज्यादा सफल रहे हैं। 5वीं और 10वीं कक्षा और वरिष्ठ माध्यमिक या ITI करने वाले 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में रोजगार चाहने वालों को ये योजना से लाभ हो रहा है। प्रशिक्षण के बाद प्रत्यक्ष रोजगार के साथ विभिन्न ट्रेडों में पूर्व प्रशिक्षण के लिए योग्य उम्मीदवारों की भी इसमें योजना है। भाग लेने वाली कंपनियों को यह सलाह भी दी गई है कि अपने गृह राज्यों के बाहर रोजगार के लिए चुने गए उम्मीदवारों के लिए भोजन और ठहरने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। और स्वच्छ भारत अभियान एक आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रशासन के साथ साथ आम जन भी अब नए तरीके खोज रहे हैं इस अभियान को और मजबूती प्रदान करने के लिए। इस कड़ी में मेरठ की हस्तिनापुर की नगर पंचायत द्वारा कूड़े का निस्तारण कर उसे बेचा जा रहा है। कैसे, आइए जानते हैं। मेरठ की मवाना तहसील के हस्तिनापुर ग्राम पंचायत द्वारा 42 तरह के कूड़े का निस्तारण कर उसे बेचा जा रहा है। यानी इस नगर पंचायत क्षेत्र से निकलने वाला कूड़ा भी अब मुनाफा कमा रहा है।
हस्तिनापुर नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले वार्ड से नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा कूड़ा एकत्र कर नगर पंचायत में बने प्लांट में लाया जाता है और इस कूड़े को अलग अलग कर कूड़े के पैकेट्स बनाकर बेचा जा रहा है, जिससे नगर पंचायत की आमदनी भी बढ़ रही है और गीला और सूखा कूड़ा भी अलग अलग किया जा रहा है। गीले कूड़े की खाद बनाकर उसे बेचा जा रहा है, जिसमें हम लोग डोर कूड़ा कलेक्शन कर रहे हैं और उसमें 42 प्रकार से कूड़ों का सेग्रेगेशन हम लोग कर रहे हैं इस समय। और अभी 1 साल से हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हम लोग 1 लाख रुपए तक का कूड़ा बेच चुके हैं और हमारे जो कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सब परफेक्ट हो गए हैं, सब सीख गए हैं कि कैसे सेग्रेगेशन करना है और वो लोग 42 प्रकार से इस वजह से सेग्रेगेशन कर रहे हैं। गीले कूड़े के ला के हम लोग यहाँ पे खाद बनवाते हैं, बायो कंपोस्ट खाद हमारे यहाँ बनता है, पीट है, उसमें खाद बन जाता है और सूखे कूड़े के ला के यहाँ पे हमारे सेंटर पे वो 42 प्रकार से हम लोग उसके सेग्रेगेशन करवाते हैं। हस्तिनापुर नगर पंचायत की इस पहल से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का सपना पूरा हो रहा है, तो वहीं पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी एक उदाहरण पेश किया जा रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए संगीता श्रीवास्तव की मेरठ से रिपोर्ट। और जबलपुर के मटर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए पहली बार मटर फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 24 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आयोजित इस फेस्टिवल में शहर के सभी होटल व रेस्टोरेंट में मटर के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा रहे हैं। 5 दिन तक चलने वाली इस फेस्टिवल में रोज अलग अलग डिश ग्राहकों को परोस रहे हैं। मटर की रोटी और नान भी तैयार किए गए हैं। इसके अलावा टिक्का और सूप भी काफी पसंद किया जा रहा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश संकल्प के तहत एक जिला एक उत्पाद योजना में जबलपुर में हरी मटर का चयन किया गया है। जबलपुर के पाटन व बेलखेड़ में मटर की बड़ी पैमाने पर खेती होती है। इसकी मिठास के दीवाने देश के साथ विदेशों में भी हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही किसानों को खेतों में नमी बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वरना सब्जियों के रोगग्रस्त होने का डर बना रहता है। अभी बहुत ज्यादा ठंड या पाला नहीं पड़ रहा है, लेकिन बीच बीच में बादल के कारण कीड़े गिर रहे हैं। इसके उपचार के लिए नीम अर्क का छिड़काव करना जरूरी है। किसानों को ये सलाह है कि ठंड के मौसम में विशेषकर आलू की फसल को बचाने की जरूरत होती है। इसके लिए खेतों में नमी का बने रहना बेहद जरूरी है। खेत सूखने से पहले ही उसमें पानी की सिंचाई करनी चाहिए, जिससे खेत की नमी हमेशा बरकरार रहे। ज्यादा ठंड पड़ने पर दवा का छिड़काव करना जरूरी है, लेकिन अभी इतनी ज्यादा ठंड का असर नहीं दिख रहा है। बीच बीच में बादल लगने के कारण कीड़ों का प्रकोप सब्जियों पर पड़ रहा है। इसके लिए जरूरी है कि नीम के अर्क अथवा अन्य कीटनाशक दवाओं का छिड़काव सब्जियों पर किया जाए। रबी के प्याज की नर्सरी भी पड़ चुकी है। इसके लिए जरूरी है कि उसमें सिंचाई के साथ ही कीड़ों का प्रकोप न बढ़े, इसके लिए उपचारित किया जाए। जो किसान प्याज की रोपाई करवा चुके हैं वे समय से उसको संचित करते रहें। और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिनों में उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में बारिश की आशंका व्यक्त की है। दिल्ली में हल्की बारिश हुई, जबकि कश्मीर और सिक्किम में मध्यम से भारी हिमपात दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में शाम से हल्की बारिश हुई। आईएमडी ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में कल तक हल्की बारिश का अनुमान जताया है। इसने बुधवार तक उत्तर प्रदेश में छिटपुट से लेकर काफी व्यापक बारिश की भी आशंका जताई है। मंगलवार और बुधवार को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी बारिश होने की आशंका है। कश्मीर में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। मौसम कार्यालय ने अगले 2 दिनों के दौरान कश्मीर में हल्की से मध्यम बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। कश्मीर घाटी वर्तमान में 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दी की चपेट में है, जिसे चिल्लाए कलां के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब के अमृतसर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। अमृतसर में लोगों की बढ़ती ठंड और घने कोहरे के कारण कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक आगे के सप्ताह भर मौसम खराब रह सकता है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में बर्फबारी हो रही है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिमी कामेंग जिले के कुछ हिस्सों में बर्फबारी हुई है। सड़कें बर्फ की सफेद चादर से पूरी तरह से ढक चुकी हैं। शिमला में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। नारकंडा में भी बर्फबारी का नजारा देखते ही बन रहा था।
वहीं उत्तराखंड में चमोली बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है। पर्यटन क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी से यहां आने वाले सैलानी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर, यानी हमारा सेगमेंट खास खबर। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके किस्ताराम पुलिस थाना क्षेत्र सीमा के जंगल में सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे हुई मुठभेड़ में 10 माओवादी मारे गए। उसमें 4 महिला माओवादी भी शामिल हैं। तेलंगाना छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में ये माओवादी मारे गए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान सूचना मिली कि नक्सली सुरक्षा बलों पर हमला करने की फिराक में है। इसके बाद साझा अभियान के तहत उन पर कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश के कई प्रमुख नेताओं के से दिल्ली में बैठक की। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, ब्रजेश पाठक, अभिजात मिश्रा, आनंद शुक्ला, सतीश द्विवेदी और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने मुलाकात की। राज्य में पार्टी की आगामी रणनीति के लिहाज से इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया। सोमवार से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा। दिल्ली सरकार ने यह फैसला येलो अलर्ट में जाने से पहले ही एहतियाती कदम उठाया है। संक्रमण दर 50% रहती है तो मेट्रो 50% की क्षमता पर चलने के साथ बाजारों में सम विषम फॉर्मूला लागू होगा। कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 और इसके ओमिक्रॉन संस्करण के प्रसार को नियंत्रित करने के प्रयास में राज्य में 10 दिन का रात का कर्फ्यू लगाया। 10 दिनों की अवधि के लिए रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर नए साल के जश्न की अनुमति नहीं होगी। खुले में डीजे और पार्टियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। होटल, पब और रेस्तरां में इस महीने की 30 तारीख से 2 जनवरी तक बैठने की क्षमता का केवल 50% ही हो सकता है। और कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन को माल एवं सेवा कर की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसे गत शुक्रवार तड़के ही हिरासत में ले लिया गया था। उसके सर्वोदय नगर जीएसटी कार्यालय में रखा गया है। जैन पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आयकर विभाग की टीम ने सीबीआईसी और जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट के साथ मिलकर कानपुर, कन्नौज और मुंबई में पीयूष जैन के स्वामित्व वाले परिसरों पर छापा मारा। उत्तर प्रदेश सरकार की फिल्म नीति फिल्म बंधु को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काशी फिल्म महोत्सव सोमवार से शुरू हुआ। ये महोत्सव आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश की समृद्धि, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 27 से 29 दिसंबर तक होने वाले 3 दिवसीय आयोजन में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और नृत्य के दर्शन तो होंगे ही, साथ ही यहां रहकर देश में विख्यात हुए दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीत और बनारस घराने की यादें भी ताज़ा होंगी। बिहार से राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद को सोमवार को निधन हो गया। महेंद्र प्रसाद ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। महेंद्र प्रसाद वर्ष 1985 से राज्यसभा सदस्य थे। वे पहली बार साल 1980 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। 3 दशक से भी ज्यादा समय से वे संसद सदस्य रहे थे। हरियाणा के अंबाला दिल्ली हाईवे पर सोमवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार बस चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही थी। मृतकों में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में बर्फबारी हो रही है और अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिमी कामेंग जिले के कुछ हिस्सों में बर्फबारी हुई है। सड़कें बर्फ की सफेद चादर से पूरी तरह से ढक चुकी हैं। सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण सैकड़ों पर्यटक चंगू झील के पास फंस गए, जिसके बाद सेना ने बचाव अभियान शुरू किया। सेना ने इन पर्यटकों को बचाया और इलाके में उनके शिविर में आश्रय प्रदान किया। शिमला में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। नारकंडा में बर्फबारी का नजारा देखते ही बनता था।
भीषण बर्फबारी के कारण हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पराशर झील के आसपास फंसे 40 वाहनों और लगभग 150 लोगों को पुलिस ने बचाया। जिले की एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि 12 घंटे के ऑपरेशन के बाद इन लोगों को रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर में पहले रियल एस्टेट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने हाउसिंग स्कीम और जम्मू कश्मीर मिशन पोर्टल का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीर में निवेश, रोजगार, जीडीपी में कई गुना बढ़ोतरी होगी। उपराज्यपाल ने न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम के तहत 60,000 करोड़ का निवेश आने की उम्मीद जताई। और हिमाचल प्रदेश ने 5 बार की चैंपियन तमिलनाडु को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। ये पहला मौका है जब हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। शुभम को उनकी शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।